कोई वीडियो ऐसा हो जिसमें आपने कोई देशद्रोही बात बोल दी हो, मोदी सरकार के खिलाफ कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया हो जो कानूनी रूप से सही ना हो, कुछ ऐसा कुछ बताया गया है क्या आप लोगों को? उन्हें एक पक्ष आकर के सरकार के लोग कहते हैं कि ये देश की संप्रभुता पर, उसकी सॉवरेंटी पर खतरा है, और वो मान लेते हैं, हटा देते हैं। ना सरकार से पूछ पाते हैं कि देश की संप्रभुता पर ये कैसे खतरनाक है, और वो हमसे भी नहीं पूछते कि क्या खतरनाक कंटेंट बना रहे हैं। ये जब आप चैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, जिस सुबह आप उठे होंगे, चैनल को देखा, टीम के बाकी लोगों को पता चला होगा, तो उस समय आपके स्टूडियो का, आपके न्यूज़ रूम का कैसा माहौल था? किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही? सरकार से कम्युनिकेशन का एक चैनल है जिस पर हम मेल भी भेज रहे हैं, लेकिन वो कोई जरिया नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमसे कम्युनिकेट करना कोई जरूरी नहीं समझा। सरकार ने तो सीधा आदेश दिया है। अगर निर्देश हो तो उसमें प्रोसेस से आप भी सवाल करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। ये टारगेटेड कहीं कि हम इसको ये जानबूझ के कुछ लोगों को चुन के उनकी मास रिपोर्टिंग करके या फिर सोशल मीडिया कंपनीज के साथ में किसी तरह का तालमेल बिठा के और जानबूझ के ऐसे हैंडल्स को, चैनल्स को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है? हमने सवाल ही किया था कि गृह मंत्री सरेआम झूठ बोल रहे हैं और चुनाव आयोग कह रहा है फेक न्यूज फैलाने वालों पर हम कार्रवाई करेंगे, क्या गृह मंत्री पर कार्रवाई करेंगे? हमारे पास तो वो प्रिविलेज ही नहीं है कि हम किसी सुपरस्टार के बेबी बच्चे के पर खबरें बनाएं। तो हम तो या तो पॉलिटिकली अटैक्ड कम्युनिटी पर खबर करेंगे, या सोशली अटैक्ड कम्युनिटी पर खबर करेंगे, या फिर जेंडर के आधार पर अटैक कम्युनिटी पर खबर करेंगे। क्या ये जानबूझ के इस तरह से उन आवाज़ों को दबाना चाहते हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, और वो चाहते नहीं है कि भाई वो सरकार के बारे में कुछ जनता को जानकारी मिले या तथ्यों के बारे में जानकारी मिले, जैसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा दे रहे हैं? इस देश में सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, चैनल का नाम बताती है, एंकर का नाम बताती है, प्रोग्राम के नाम बताती है कि ये लोग नफरत फैला रहे हैं, ये लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद ना तो चैनल पर कार्रवाई होती, ना एंकर पर कार्रवाई होती, ना तो प्रोग्राम बंद करवाए जाते हैं। जो कथित प्रोग्रेसिव यूट्यूबर्स हैं, जैसे ध्रुव राठी है या रवीश कुमार है, अजीत अंजुम हो गया, विशाल शर्मा हो गया, साक्षी जोशी होगी, इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव या जर्नलिस्ट या कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, उनके चैनल्स पर कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं देखी गई है। जो दलित बहुजन बैकग्राउंड से जो आवाज़ें आती हैं, जो जाति के सवाल पर बात करती हैं, जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी में ना फंस के रियल इश्यूज पे बात करती है, उसको खासकर टारगेट किया जाता है। यहाँ पर ये चीज होती है, विक्टिम होने में भी विक्टिम की कास्ट देखी जाती है, टारगेट होने में भी आपकी सामाजिक पहचान देखी जाती है। किसी दिन कोई समर जैसा कोई आता है, कोई साहिल जैसा कोई आता है और एक पोस्टर बनाता है, एक छोटी सी रील बनाता है और उस पूरे प्रोपेगेंडा को, वो बलून को, उसके गुब्बारे को फोड़ देता है। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। हाँ? लेकिन ये सोशल मीडिया की ही ताकत है और अल्टरनेट डिजिटल पोर्टल्स की ही ताकत है। वो लड़की रियल में रो रही होगी। ये फोटोज, इतने मीम्स क्यों वायरल हो रहे हैं पापा? समझ, ये इतना वैचारिक हम लोगों ने स्टैंड भी लिए, फैसले लिए, करियर छोड़े, कहीं अच्छी नौकरी थी वो सब छोड़ी। एक एग्जांपल मेरे सामने बैठे हुए हैं। इतनी मेहनत दिन रात करते हैं, उसके बाद अचानक से चैनल बंद कर दें। सरकार से भी हम एक रिक्वेस्ट और हिदायत ही दे रहे हैं। रिक्वेस्ट क्या करेंगे कि देखिए, आप बिना मतलब का छेड़खानी कम से कम कंटेंट क्रिएटर के साथ, उनके साथ मत करिए जो पत्रकारिता की लाइन जानते हैं, बहुत फायदे में रहेंगे इग्नोर करके। अगर उन्हें बार बार छेड़ते रहेंगे तो हो सकता है आप लीड में, हो सकता है 404 411 का सपना देख रहे हूँ, वो 200 के नीचे चला जाएगा। पार्टियों तक खेलिए, वहीं तक फायदे में रहेंगे। वो काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कई साल से अपने टाइम और मेहनत को इन्वेस्ट किए हैं, और एक जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास मुलाकात सीरीज़ में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो अम्बेडकरवादी पत्रकारिता, बहुजन मीडिया, जनवादी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी खास पहचान रखती हैं। समर राज हैं, और समर राज को इसलिए मैंने अपने स्टूडियो में बुलाया है क्योंकि इनका जो चैनल है, यूट्यूब चैनल बोलता हिंदुस्तान, उसको यूट्यूब ने बंद कर दिया है, उसको ब्लॉक कर दिया है। बोलता हिंदुस्तान क्या भारत सरकार को पसंद नहीं है? मोदी सरकार को क्या चुप हिंदुस्तान पसंद है? ये किसी ने ट्विटर पर लिखा था कि इन्हें बोलने वाला हिंदुस्तान पसंद नहीं है। ऐसा हिंदुस्तान, ऐसा भारत, ऐसा राष्ट्र इनको नहीं चाहिए जो बोलता है, जो सवाल करता है, बल्कि ऐसे लोग चाहिए जो गूंगे बहरे हों, जो ना बोलें, जो सवाल ना करें। और ऐसे माहौल में अगर कोई सवाल पूछेगा तो उसके फेसबुक अकाउंट को, ट्विटर अकाउंट को, यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया जाएगा। करीब 3 लाख सब्सक्राइबर थे बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब पर, और एकाएक उसको बंद कर दिया गया। मेरे पास जो एक ईमेल है जो यूट्यूब की तरफ से समर की टीम को भेजा गया, जिसमें भारत सरकार के डिमांड पर इस चैनल को बंद किया गया है,
और ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि सिर्फ समर का चैनल बंद नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले दिनों में हो सकता है द न्यूज़ वीक को बंद कर दिया जाए, नेशनल दस्तक को, दलित दस्तक को, या इस तरह के जितने भी जो जनवादी अम्बेडकरवादी बहुजन मीडिया हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह से हमले हो रहे हैं तो मुमकिन है कि हमारे चैनल को भी बंद कर दिया जाए। ये ईमेल है जो बताता है यूट्यूब की तरफ से दैट वी हैव रिसीव्ड ए नोटिस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टिंग ब्लॉकिंग ऑफ योर चैनल, और इनके यूआरएल की बात करता है जिसमें वो कहता है कि परसुएंट टू रूल 15(2) ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 रीड विद सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. The notice itself is confidential, so we are unable to share it with you at this time. The MIB is likely to pass a final order regarding the aforesaid URL shortly. तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है और इसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते, यानी कि ये चैनल क्यों बंद कर दिया गया, इसके पीछे क्या वजह है, इस बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। सालों की मेहनत, कितने दिन रात लगा के इस YouTube चैनल को, इस मीडिया संस्थान को खड़ा किया गया, उसके बाद इसको बंद करते हुए कारण भी नहीं बताया जा रहा कि कौन सा वीडियो ऐसा था जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। ये ईमेल में लिखा हुआ है साफ साफ कि नहीं बता सकते। तो इस पूरी बातचीत पर, इस पूरे कहें कि संकट पर जो दलित बहुजन मीडिया, जनवादी मीडिया, प्रोग्रेसिव मीडिया पर आया है, उस पर बात करते हैं। समर, ये जब ईमेल आया आप लोगों को, उसके बाद आपका एक्सेस नहीं रहा होगा चैनल पे, तो इस ईमेल पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या कोई ऐसा कोई और ईमेल मिला जिसमें कुछ बताया गया हो कि भाई कौन से कंटेंट पे आपत्ति है? कोई वीडियो ऐसा हो जिसमें आपने कोई देशद्रोही बात बोल दी हो, मोदी सरकार के खिलाफ कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया हो जो कानूनी रूप से सही ना हो, कुछ ऐसा कुछ बताया गया है क्या आप लोगों को? नहीं, पहले तो आजकल जब ईमेल आते हैं तो बहुत देखना पड़ता है कि वो किस तरह के हैं, सही सही उस मंत्रालय से है या गूगल की तरफ से है या कोई इस तरह का एकदम फेक बनाकर भेज रहा है। तो रात में जब मेल आया तो हमें लगा कि कुछ वक्त इंतज़ार करके हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जब सुबह के थोड़ा वक्त बीतने लगा, दोपहर तक चैनल ही हटा दिया गया। जब चैनल वहाँ से हटा दिया गया, पूरी तरह डिलीट कर दिया गया, तब फिर समझ में आया कि हाँ ये सही था। तब हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया और पब्लिक में डाला। ज़रूरी तो ये है कि एक प्रोसेस फॉलो किया जाए, हम क्यों सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ने कोई प्रोसेस फॉलो किया? क्या गूगल ने, यूट्यूब ने कोई प्रोसेस फॉलो किया? उन्हें एक पक्ष आकर के सरकार के लोग कहते हैं कि ये देश की संप्रभुता पर, उसकी सॉवरेंटी पर खतरा है, और वो मान लेते हैं, हटा देते हैं। ना सरकार से पूछ पाते हैं कि देश की संप्रभुता पर ये कैसे खतरनाक है, और वो हमसे भी नहीं पूछते कि क्या खतरनाक कंटेंट बना रहे हैं। तो यहाँ तो किसी तरफ से ना इधर से सवाल हो रहा है ना उधर से सवाल हो रहा है। सरकार को तो ना सवाल सुनना पसंद है, एक तरफा कम्युनिकेशन है, हाँ, बस एक सिंगल ईमेल भेज दिया और चैनल बंद। हाँ, और ये सबसे खतरनाक चीज़ है ना। और ये मतलब सोचिए हम सबके लिए कितनी खतरनाक सिचुएशन है कि अचानक से किसी दिन हम सुबह उठें और पता चले हमारा फेसबुक चैनल या यूट्यूब चैनल या ट्विटर हैंडल बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और जो सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, पिछले 4 साल 5 साल से जो मेहनत करके जो एक हमने सब्सक्राइबर बेस, ऑडियंस बनाया है, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया है, वो सब धूल में मिल जाएगा। सोचिए जिनका डिजिटल पोर्टल है, जिनके पास वेबसाइट से लेके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें हम भी आते हैं जी, उनके लिए मान लो कि चलो लड़ने के लिए और जगहें हैं, वहाँ पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के तमाम सपोर्ट और सॉलिडरिटी में लाखों लोग खड़े मिले हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत की है एक प्लेटफॉर्म पर, खासकर यूट्यूब पर। वो काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कई साल से अपने टाइम और मेहनत को इन्वेस्ट किए हैं, और एक झटके में उड़ा दिया जाए उनका चैनल, उन्हें बताया भी ना जाए कि आपने क्या गलती की है। तो फिर और जो बात कही जा रही सॉवरेंटी पर हमला देश की, वो तो इतना वेग है, और उसको कैसे आप डिफाइन करोगे? मान लो जेएनयू के स्टूडेंट नारे लगा रहे हैं, फीस से बड़ी नाराजगी अपनी जता रहे हैं, उसको भी तो ये कहते हैं कि देश पर हमला है। मान लीजिए कि कहीं पर प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हुए हैं, मॉब लिंचिंग या किसी कास्ट एट्रोसिटी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सरकार या सरकार की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है उसके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तब भी कहते हैं देश पर खतरा है। तो यहाँ पर देश पर खतरे की डिफिनीशन इतनी चौड़ी, इतनी ब्लर, इतनी वेग कर दी गई है कि कैसे कोई डिफाइन करेगा कि हमने कौन सा ऐसा काम किया है। ये तो ये जब आप चैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, जिस सुबह आप उठे होंगे, चैनल को देखा,
टीम के बाकी लोगों को पता चला होगा, तो उस समय आपके स्टूडियो का, आपके न्यूज़ रूम का कैसा माहौल था, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी? टीम के लोगों ने ही देखकर ये बताया, और हम सब थोड़ा देर से उठने वाले लोग हैं, जिसमें मैं सबसे देर से उठता हूँ, लेकिन जब घर पर ही थे तभी सबने देख लिया कि ये क्या हुआ है। उस पर हम लोग फिर कुछ देर इंतज़ार करते हैं, घंटे 2 घंटे, फिर सोशल मीडिया पर डालने के अलावा कोई नहीं, क्योंकि मामला सोशल मीडिया से था। सरकार से कम्युनिकेशन का एक चैनल है जिस पर हम ईमेल भी भेज रहे हैं, लेकिन वो कोई जरिया नहीं है, क्योंकि सरकार ने हमसे कम्युनिकेट करना कोई ज़रूरी नहीं समझा। सरकार ने तो सीधा आदेश दिया है। निर्देश भले कह रहे हैं कि डायरेक्शन मिला है, लेकिन वो निर्देश क्या है? आदेश है। आदेश दिया है। अगर निर्देश हो तो उसमें प्रोसेस से आप भी सवाल करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। वो हमारे यहाँ क्रिएटर हैं, 7-8 साल से चैनल है, भले हम 1.5 साल से ही लगातार यूट्यूब पर ढंग से काम कर रहे हैं, उसके पहले बस कंटेंट डाल देते थे। लेकिन ये गूगल और यूट्यूब की टीम को भी तो समझना चाहिए कि 7-8 साल से कोई कर रहा है, एक न्यूज पोर्टल है जो इस स्टेट, इस देश के नियम कानून के अंदर काम करता है, तो 7-8 साल से काम करने वाला एक पोर्टल अगर उसके चैनल को उड़ा दे रहे हैं, तो जो इंडिविजुअल क्रिएटर है, मुझे लगता है 1 सेकंड ये नहीं हिचक रखेंगे उसको उड़ाने में। और इसमें कई बार क्या होता है कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस का कोई स्ट्राइक दे देते हैं, कभी कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं, तो आपको अपील का एक मौका देते हैं कि आपके चैनल पे कुछ आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन किया या कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन किया, तो आप अपील कर सकते हैं। क्या इसमें अपील का भी कोई स्कोप नहीं दिया गया? नहीं, ना तो अपील का स्कोप दिया गया और ना ही बताया गया कि किस वीडियो में किस तरह का वायलेशन हुआ है। अच्छा, कोई आपको मालूम नहीं किस वीडियो पे नहीं। गया? आप सोचिए, पहले जिस तरह से आते थे खासकर फेसबुक पर कि आपका ये वीडियो फेक है, या आपने ये खबर जो दी है इसमें ये बात फैक्चुअली गलत है, तो उसमें कम से कम आपके डिबेट, डिस्कशन और सुनवाई के इंतजार का एक स्कोप तो था। अभी क्या हो रहा है कि फेसबुक तो सबके शैडो बैन कर दिए जा रहे हैं। मैं लेटेस्ट अभी न्यूज वीक का नहीं देखा हूँ, लेकिन लगभग सारे न्यूज कंटेंट क्रिएटर्स का या तो शैडो बैन है या तो रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि आर्टिकल 19 के नवीन कुमार भी बता रहे थे, और तमाम लोगों का है। फेसबुक पे 4 लाख से ज़्यादा, 5 लाख के आसपास हमारे फॉलोवर हैं, और 100 लाइक्स भी नहीं आते हैं उस पर, व्यूज़ भी नहीं आते हैं। हाँ, तो वो शेडो बैन ही है, एक तरह से अंदर से रिस्ट्रिक्टेड है, ये कर देते हैं। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पर भी आप पॉलिटिकल कंटेंट, अगर आप पॉलिटिकल खबरों को कवर करते हैं तो वही तो डालेंगे ना। हम इंस्टाग्राम पर रील डांस करने वाला नहीं डाल पाएंगे ना, क्योंकि हमारा वो काम नहीं है। हो सकता है कि जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ ये दिन में 70 वीडियो जानवी कपूर के डालते हो या तैमूर के खान के डालते हो, उसे हम नहीं जानते, लेकिन हम लोगों को क्या है कि कोई पानी का मटका छू ले रहा है, इसके लिए मार दे रहे हैं। हाँ, कोई मांस लेके जा रहा है या खाने के टिफिन लेके जा रहा है, उसको टोपी और दाढ़ी देकर मार दे रहे हैं देखकर। तो हमारे पास तो वो प्रिविलेज ही नहीं है कि हम किसी सुपरस्टार के बेबी बच्चे के पर खबरें बनाएं। तो हम तो या तो पॉलिटिकली अटैक्ड कम्युनिटी पर खबर करेंगे, या सोशली अटैक्ड कम्युनिटी पर खबर करेंगे, या फिर जेंडर के आधार पर अटैक कम्युनिटी पर खबर करेंगे। ये सारे सेंसिटिव कंटेंट में आ जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बता दे रहा हूँ, लखीमपुर खीरी में 2 दलित बहनों का बेरहमी से बलात्कार करके पेड़ पर टांग दिया गया। उसकी हमने फोटो लगाई और खबर लगाया, पोस्टर बनाते हैं हम, उसमें ब्लर करके फोटो और उसमें खबर लगाई गई कि लखीमपुर में ये हुआ है। अब हम इस समाज में इतनी बड़ी आबादी है, उसको खबर के लिए बड़े फॉन्ट में हम अगर उसे दिखाना चाहते हैं ब्लर करके, तो क्या है कि इनकी ब्लर की डिफिनीशन कुछ अलग है जी। मतलब हमारा ब्लर उनके ब्लर में, शायद हम इनसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस कम्युनिटी अपने लोगों के लिए, लेकिन ठीक है, चलो इनकी डिफिनीशन है, तो उस पर भी तो आप सुनवाई का कुछ अधिकार दोगे। सितंबर 2022 के आसपास का मामला है और आज 1.5 साल हो गया है, अभी भी फेसबुक की रीच नहीं खोली गई। 1 साल तो बिल्कुल बैन हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार कर रही है, ये सरकार के जो क्यूट अलाइज हैं, मेटा, गूगल, ये बहुत प्यार से खेल रहे हैं, और उसके पीछे एक स्टोरी है। आप देखेंगे फेसबुक को कैसे हजार ऐड दे रहे हैं कंपनियां, खासकर भाजपा, तो उससे भी हो रहा है। ये समस्या है, चौतरफा हमला है, लेकिन लोगों को इन्हीं में से रास्ते निकालने हैं और हम सब उसी में से देख रहे हैं। ये टारगेटेड कहीं कि हम इसको ये जानबूझ के कुछ लोगों को चुन के उनकी मास रिपोर्टिंग करके, या फिर सोशल मीडिया कंपनीज के साथ में किसी तरह का तालमेल बिठा के, और जानबूझ के ऐसे हैंडल्स को, चैनल्स को टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि देखिए, सरकार का तो अलग मोटिव है और बाजार का अलग मोटिव है। जैसे अभी हम जिस पे डिस्कस कर रहे थे, वो बाजार है कि जिसमें बड़े प्लेयर या फिर स्पॉन्सर वाले ही प्लेयर सरवाइव करेंगे। इस तरह के क्रिएटर्स जो छोटे मोटे एड रेवेन्यू पे काम कर रहे थे, वो ना करें। तो ये तो बाजार का मोटिव हुआ।
लेकिन सरकार का मोटिव है कि उसके विचार एक्सपोज ना हो, उसके झूठ दुष्प्रचार ना हो। जैसे इसके पहले 1 हफ्ते पहले जो हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो को मैं हूबहू कोट कर दे रहा हूं कि बिल्कुल हम सरकार से और बहुत आपत्तिजनक तरीके से सवाल करते हैं, क्योंकि सरकार के लोग आपत्तिजनक तरीके से काम ही करते हैं। जैसे गृह मंत्री हैं अमित शाह और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतना बड़ा खुलासा हुआ और ये दोनों मंत्री ऑन कैमरा कह रहा हूं, दोनों मंत्री सरेआम झूठ बोल कर गए हैं। गृह मंत्री कहते हैं कि 20,000 करोड़ में हमें सिर्फ 6,000 करोड़ मिला है, जो झूठ बात है। तब तक मात्र 12,000 करोड़ का रिकॉर्ड आया था, उसमें लगभग 6,000 करोड़ था। अब लगभग 16,000 करोड़ है और लगभग 8,000 करोड़ है। तो पहली बात तो फैक्चुअली झूठ। तो हमने सवाल ही किया था कि गृह मंत्री सरेआम झूठ बोल रहे हैं और चुनाव आयोग कह रहा है फेक न्यूज फैलाने वालों पर हम कार्रवाई करेंगे, क्या गृह मंत्री पर कार्रवाई करेंगे? और हम ये सवाल फिर रिपीट कर रहे हैं। दूसरी बात कि निर्मला सीतारमण तब से इतने झूठ बोल चुकी हैं कि मैं अपने पिछले 10 दिन में नहीं जा सकता, वीडियो देखना पड़ेगा कि वो वाला कौन सा झूठ था। तीसरी बात कि जो आईबी मिनिस्टर हैं, खुद सूचना एवं प्रसारण मंत्री, वो राजधानी दिल्ली में खड़े होकर के गोली मारो का नारा लगाते हैं। भड़काने का कंटेंट, देश की संप्रभुता पर, देश की शांति और उसकी अखंडता पर सबसे ज्यादा अटैक तो इस सरकार के मंत्रालय के लोग कर रहे हैं। कैसे डिफाइन करें? उनके अकाउंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पे नहीं हो रही है, चलते हैं। एक एडिशनल चीज मैं जोड़ दे रहा हूं सुमित, हो सकता है कि आपके अगले सवाल में रहा हो ये, कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, चैनल का नाम बताती है, एंकर का नाम बताती है, प्रोग्राम के नाम बताती है कि ये लोग नफरत फैला रहे हैं, ये लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद ना तो चैनल पर कार्रवाई होती, ना एंकर पर कार्रवाई होती, ना तो प्रोग्राम बंद करवाए जाते हैं। जब इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कह रहे हैं कि ये लोग समाज में वैमनस्यता, नफरत फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जो लोग इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर वो कहीं से कोई चूक भी कर रहे हैं तो उनसे संवाद भी नहीं किया जा रहा है, उन्हें बताया भी नहीं जा रहा है कि आपकी ये चीज कहाँ गलत है, क्या सही है। तो आप सोचिए। और समर टाइमिंग पर भी एक बड़ा सवाल आ जाता है कि चुनाव है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। ऐसे वक्त में चुन चुन के कुछ यूट्यूब चैनल्स को बंद कर देना, मीडिया संस्थानों को निशाना बनाना, क्या ये जानबूझ के इस तरह से उन आवाज़ों को दबाना चाहते हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, और वो चाहते नहीं है कि भाई वो सरकार के बारे में कुछ जनता को जानकारी मिले या तथ्यों के बारे में जानकारी मिले, जैसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा दे रहे हैं? इसका मैं फैक्चुअल जवाब दे रहा हूं कि कैसे काम हो रहा है, आज से नहीं 5 साल पहले से। बोलता हिंदुस्तान पहले फेसबुक पर बहुत एक्टिवली काम करता था। जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर हुए पहले फेसबुक के जरिए, तो हमारे हर महीने लगभग कई करोड़ वीडियो व्यूज होते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले के लगभग 6 महीने के कलेक्टिवली भी 1 मिलियन वीडियो व्यूज नहीं हुए होंगे, जबकि हम अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रिपोर्ट्स जा करके पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र तक गए और देश भर के जितने मंत्री गोद लिए गांव हैं सांसदों के, उनमें जा करके स्टोरी किए। और हमें पता है कि कैसे कैसे एल्गोरिदम पर काम किया जाता है। हमने वो सब चीज की कि जिससे बहुत अच्छे वीडियो चलने चाहिए, नहीं हुआ। लेकिन आखिरी हफ्ते में जब चुनाव एकदम आखिर में बनारस में हो रहा था, आखिर के 1 या 2 दिन बचे थे, यानी अब वोटर मैनिपुलेट नहीं होने वाले हैं, सबका मन बन चुका है, सब कुछ हो गया है। अचानक से मई के सेकेंड हाफ में हमारी रीच खोल दी जाती है, तो वही 2-4 वीडियो चलते हैं। इससे समझ में आता है कि ये जो 6 महीने था, उतनी समय हम डिजिटल सोशल मीडिया पर लगभग 1.5 साल तक देश में सबसे ज्यादा लल्लन टॉप नाम का एक डिजिटल पोर्टल है, और BBC हिंदी को सब लोग जानते होंगे, ये हम 3 करोड़ में व्यूज वाले पोर्टल हुआ करते थे। तो हमने देखा कि क्या बड़े सिस्टम चलाने वाले लोगों के साथ ये हुआ है? नहीं। तो समस्या अगर ये है कि बोलता हिंदुस्तान भड़काऊ कंटेंट देता है, तो भड़काऊ कंटेंट 2017 में मैं गिना रहा हूं ना, सबसे ज्यादा क्या भड़काऊ हुआ करता था। सबसे ज्यादा भड़काऊ होता है मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलना। नॉट इन माई नेम कैंपेन पे हमने 70 से ज्यादा रिपोर्टिंग की है। जब किसी की टोपी और दाढ़ी देखकर किसी की हत्या कर दी जा रही थी, तो हमने लगातार कवरेज की है। जब सहारनपुर के सब्बीरपुर में दलित बस्तियों को जलाया जाता है, SC समुदाय के लोगों को मारा पीटा जाता है और उनके तमाम एक्टिविस्ट और नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनकी सबसे बड़ी नेता को संसद में जलील किया जाता है, उनकी नेता जब पैदल पैदल जाती हैं तो भीड़ में मरने वाले लोगों की जिम्मेदारी प्रशासन नहीं लेता है, उन पर थोप दिया जाता है, तब हम लगातार 50-60 वीडियो खबरों के जरिए ये बात आपत्ति जताते हैं। तो ये बताया जाए
कि हम तो सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक काम 2017 में कर रहे थे, लेकिन तब मोटिव नहीं था। मोटिव था 19 के चुनाव के ठीक पहले, मोटिव है 24 के चुनाव के ठीक पहले, क्योंकि पिछले साल इनके माई बाप और वैचारिक गुरु बन चुके तमाम बाबा, बागेश्वर वाले बाबा और तमाम लोगों का हमने खुलेआम उनकी आतंकी जातिवादी गतिविधियों पे, जो सांप्रदायिक बातें जातिवादी कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाए हैं। लेकिन 2022-23 में ये अपने अंदाज में काम करने दिए हैं। इनके जो फाइनेंशियल आका हैं अडानी, हमने उन पे लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं, लेकिन तब भी उस तरह से कार्रवाई नहीं। तो सीधा चुनाव से जुड़ा है, पूरा मामला पॉलिटिकल है। अपॉलिटिकल होने का हम झूठा ढोंग भी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक और सवाल है, मैं ट्विटर पे देख रहा था, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि जो कथित प्रोग्रेसिव यूट्यूबर्स हैं, जैसे ध्रुव राठी है या रवीश कुमार है, अजीत अंजुम हो गया, विशाल शर्मा हो गया, साक्षी जोशी होगी, इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को प्रोग्रेसिव या जर्नलिस्ट या कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, उनके चैनल्स पर कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं देखी गई है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो दलित बहुजन बैकग्राउंड से जो आवाज़ें आती हैं, जो जाति के सवाल पर बात करती हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस पर ज़्यादातर बात करती हैं, जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी में ना फंस के रियल इश्यूज़ पे बात करती है, उसको खासकर टारगेट किया जा रहा है। हाँ, लेकिन इसके दो जवाब हो सकते हैं। पहले तो मतलब दो बातें हैं इसमें। पहली चीज़ ये है कि हम सब ये तो जानते हैं कि सरकार अपने विरोधियों को भी दो तरीके से डील करती है। एक वैचारिक राजनीतिक विरोधी हैं, उनको अलग तरीके से डील करती है। एक सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर विरोधी हैं, उनको अलग तरीके से डील करती है, जिसमें खासकर एससी समुदाय के लोग आते हैं। उसमें वो अम्बेडकरवादी ओबीसी भी आते हैं और वो सवर्ण भी हो सकते हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी विचारों के साथ हैं। हम इस बात को मानते हैं कि जाति हर जगह काम करती है, लेकिन जब ये पॉलिटिकल अटैक वाले मामले में है तो इसमें वो ये नहीं देखते। अब हम टेक्निकली इस पर बात कर लेते हैं कि ये अभी इस कानून के तहत शायद हाईलाइटेड पहली कार्रवाई है ना, तो इसके पहले अभी कार्रवाई ही नहीं हुई है इस कानून के तहत, तो शायद इसलिए भी अभी हम नहीं अंदाजा लगा सकते या कंक्लूजन पर नहीं जा सकते कि किन पर लिया है। दूसरा कि हम ये भी नहीं कह सकते कि रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, साक्षी जोशी, अभिसार शर्मा के यूट्यूब चैनल बहुत सुरक्षित हैं। वो भी इस बात से घबराए हुए हैं। सबसे ज्यादा आप देखेंगे सोशल मीडिया पर अजीत अंजुम भी कैंपेन चला रहे हैं। तो हमने देखा है कि जातियों के आधार पर एक अपना अलग घेटों में छोड़ दिया जाता है वंचित तबके को, लेकिन इस वाले मामले में सबने देखा है कि क्लियर कट सरकार की तरफ से हमला है। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर सबने बहुत बढ़ चढ़ के, चाहे रवीश कुमार हो, ध्रुव राठी हो, अजीत अंजुम हो, ये सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर कुछ किया है। तो इस वाले मामले में तो नहीं लागू हो रहा है। बाकी मैं जानता हूं और मानता हूं कि हाँ, यहाँ पर ये चीज होती है और विक्टिम होने में भी विक्टिम की कास्ट देखी जाती है, टारगेट होने में भी आपकी सामाजिक पहचान देखी जाती है। और क्योंकि इसमें आप कंटेंट के साथ में विचार भी दे रहे हो ना, वो सिर्फ कंटेंट नहीं है जिसमें अब, क्योंकि सरकार का भी एक अपना विपक्ष होता है, वो चाहता है कि एक तरह की खास बातें हों। सोचिए, सुमित और समर जैसे कंटेंट क्रिएटर देश विरोधी नहीं धर्म विरोधी भी कहे जा सकते हैं। वो ज्योतिबा फूले को कोट करते हैं, वो इस सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, वो सावित्रीबाई फूले की कविताएं कोट करते हैं, वो इस देश में वंचित तबके की बात करते हैं, वो उनके भी प्रोटेस्ट को कवर करते हैं जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद के साथ साथ ही इस देश में खुदा बन चुके और तमाम मर्यादा पुरुषोत्तमों पर भी सवाल करते हैं। तो ऐसे बहुजन लाइन के बीच में काम करने वाले लोगों के लिए तो हम तो बड़े आपत्तिजनक लोग हैं फिर। लेकिन फिर यही एक सवाल है कि इस देश में MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, बाकायदा अपनी वेबसाइट पर बाबा साहब और ज्योतिबा फूले के सारे लेखों को पब्लिश करके इंडोर्स और प्रोपेगेट करती है। तो यही सवाल समझना है, यही जानना है कि क्या ये सरकार के लोग भी देश विरोधी काम में लिप्त हैं। अगर सामाजिक व्यवस्था पर सवाल, ये दलील कोर्ट में काम आएगी, ये जो कंटेंट है, क्योंकि मैं पिछले दिनों बेंगलुरु में एक कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ आई गेस केरल के कंटेंट क्रिएटर थे जिन्होंने पेरियार के कुछ कोट्स को अपने वीडियो में कोट किया था और उसके चैनल को इस वजह से बैन कर दिया गया था कि आपने देश विरोधी बातें की हैं या आपने संप्रभुता पर जो आपको रीज़न दिया है, सेम रीज़न उसको दिया था। और उन्होंने जब कोर्ट में वो दलीलें दी और वो लेखा जोखा जो कोर्ट्स थे वो तथ्य दिए, तो उनके चैनल को जो है कोर्ट की तरफ से दोबारा से रिस्टोर किया गया। तो आप क्या कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं इसके खिलाफ में? बिल्कुल, क्या कुछ लड़ाई लड़ उसकी तैयारी चल रही है। हम 1-2 दिन इंतजार करेंगे इनके जवाब का, और अगर नहीं आता और संतोषजनक जवाब नहीं आता तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे। और इसलिए सिर्फ नहीं जाना है कि हमारी टीम के हौसले से जुड़ा है, उनके अपनी रोजी रोटी से जुड़ा है, बल्कि इसलिए भी जाना होगा क्योंकि ये बताना होगा सरकार को कि सरेंडर करने के लिए, घुटने टेकने के लिए यहाँ लोग नहीं हैं। और
इस सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, सरकारी और दरबारी मीडिया के बीच कमाने खाने के बहुत स्कोप थे। सब कुछ छोड़कर अगर लोग जुटे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि कमाई हो जाए, क्योंकि बहुजन लाइन के जितने लोग मीडिया में हैं शायद लगभग सब घाटे में ही होंगे, लेकिन अगर घाटे में नहीं है तो कम से कम इतना तो नहीं है कि बहुत मलाई खा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर उन्होंने चुना है और सिर्फ इसलिए चुना है कि वो आज़ाद बोल सकें, तो वो बोलने की कीमत बहुत है और सरकार को उसे 2-4 लाख सब्सक्राइबर और 2-4 लाख की कमाई की नज़र से नहीं देखना चाहिए। वो करोड़ों और अरबों की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर हमला कर रहे हैं, उसका जवाब इसलिए हम देना वो चाहते उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका वैल्यू समझ रहे हैं। आपको याद हो तो दबंग फिल्म में एक डायलॉग है, सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान के बीच एक संवाद है, तो जिसमें वो कहती है कि साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे गृह मंत्री साहब और हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं, कभी इस तरह से आप और मैं बैठे हैं, इस तरह से बैठ के बात कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे उनके मुंह से निकल जाता होगा कि भाई मीडिया से डर नहीं लगता, सोशल मीडिया से डर लगता है। मीडिया से डर नहीं लगता क्योंकि वो उनके साथ के लोग हैं, और सोशल मीडिया से एक और बात बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है अपोजिशन के तमाम लोगों को बहुत बुरा लगे। इस देश की सरकार को विपक्षी दलों से डर नहीं लगता, विपक्षी मिजाज के मीडिया से डर लगता है, क्योंकि विपक्षी दलों के लोग बेहद कंफ्यूज हैं, अथाह संसाधनों से भरे पड़े हैं, मैं ऑन कैमरा कोट कर रहा हूँ, लेकिन उनको कुछ नहीं सूझता कि वैचारिक काउंटर कैसे दिया जाए। सही बात। लेकिन इस देश में वैकल्पिक मीडिया के लोग मिनिमम संसाधनों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि इस लगभग 800 टीवी चैनल और सैकड़ों अखबारों के प्रोपेगेंडा का काउंटर कैसे दिया जाए। हम अलग अलग मामले पर ध्रुव राठी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए, जब तानाशाही के मामले पर वो एक वीडियो करता है तो वो 2-4 लोगों की टीम लेकर के ऐसा कंटेंट क्यों कंपाइल कर लेता है कि इधर के पसंद करने वालों को तो पसंद है ही, राइट विंग भी 3 दिन तक नहीं सोता है, वही चीज ट्रेंड करा रहा होता है। तो ये बात इसलिए है कि नई उम्र के लड़के लड़कियां 30-32 साल की उम्र में कंटेंट क्रिएशन की उस विधि को जान गए हैं और सैटेलाइट के उस भ्रम को बस्ट कर दे रहे हैं कि ये एक फ्लॉप मॉडल है। अखबारों का डिस्ट्रीब्यूशन और सैटेलाइट एक पुराना मॉडल हो चुका है, इंटरनेट के जरिए आप करोड़ों लोगों तक बात पहुंचा। ये कहीं ना कहीं जो एक एजेंडा सेटिंग जिसको हम कहते हैं, जो आईटी सेल बीजेपी का या कांग्रेस का या जो दूसरे दलों के आईटी सेल, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का फंड है, सैकड़ों हजारों लोगों की टीम है, और वो कोई एक नैरेटिव चलाती है, कोई एजेंडा बनाती है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाती है, हैशटैग चलाती है, और किसी दिन कोई समर जैसा कोई आता है, कोई साहिल जैसा कोई आता है और एक पोस्टर बनाता है, एक छोटी सी रील बनाता है और उस पूरे प्रोपेगेंडा को, वो बलून को, उसके गुब्बारे को फोड़ देता है। तो ये एक नया चैलेंज भी बन गया कि उनके पूरे के पूरे एजेंडा सेटिंग को भी एक एग्जांपल याद आ रहा है, एक लड़की आती है, ऐड है बीजेपी का, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। हाँ, और उसके बाद अब सोचिए, उन्होंने अपने फायदे के लिए बनवाया था, लेकिन ये सोशल मीडिया की ही ताकत है और अल्टरनेट डिजिटल पोर्टल्स की ही ताकत है कि उस पर वीडियो बना बना करके, उसके मीम बना बना करके इतना काउंटर हो गया कि मतलब वो लड़की रियल में रो रही होगी कि ये फोटोज, इतने मीम्स क्यों वायरल हो रहे हैं पापा। तो किसी ने अभी शेयर भी किया था कि मैं उस लड़की को पर्सनली जानता हूँ और वो बेचारी घर से नहीं निकल रही, कि मैंने अब सोचिए, हाँ, कुछ हजार रुपए का मेहनताना दे करके अगर उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी वैचारिक क्षमता को एकदम से कुंद कर दिया गया कि अब वो फेस नहीं कर पा रही है, लोगों से बातचीत करने में कॉन्फिडेंस नहीं ला रही है, तो वो है, लेकिन वो जाने, उसने कुछ फायदा देखा होगा तब वीडियो बनाई होगी। कोई भी चीज आप देखेंगे, इस देश की अपोजिशन पार्टियां कोई काउंटर नहीं दे पा रही हैं। परसेप्शन से आई है सरकार, परसेप्शन से जाएगी, फेक न्यूज से आई है, फैक्ट चेक से जाएगी, प्रोपेगेंडा से आई है, काउंटर एजेंडा से जाएगी। ये बात समझने में इस देश के विपक्षी दल भले फेल हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएटर से लाख असहमतियों के बावजूद मैं कह रहा हूं कि वो इस बात में पास हैं। रवीश कुमार की लाख आलोचना कर सकते हैं लोग, अजीत अंजुम की कर सकते हैं, ध्रुव राठी की कर सकते हैं, दलित बहुजन लाइन पर काम करने वाले अपने बहुजन मीडिया के 125-150 कंटेंट क्रिएटर से लाख असहमतियां रख सकते हैं आप, लेकिन इन सब की एक कलेक्टिव जिम्मेदारी जो बनती है वो निभा रहे हैं, बखूबी निभा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, निभा रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं, वो तो बैठा हुआ है चुनाव के टाइम। वो क्या करते हैं, किराए पर इन्हीं गोदी मीडिया के 700 पत्रकार जो लगे हैं इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा, उसमें से 7 को हायर कर लेते हैं। भाई तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, उपाध्याय जी, झा जी, तिवारी जी, थोड़ा सा मेरे लिए भी कहोगे क्या, मुझे विकास पुरुष बताओगे क्या। तो ये लोग किराए पर, बहुजन लाइन की मैं पार्टियों की बात कर रहा हूं, उनके नेताओं की, कि उन्हीं में से 2-4% लोग किराए पर लेकर 2-4 महीने के लिए अपना माहौल बनवा लेते हैं। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि समर राज कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, समर राज भले तमाम फैक्ट चेक कर रहे हों,
लेकिन उनके घर में भी कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्रो बीजेपी आरएसएस के प्रोपेगेंडा पर जा सकते हैं। इसके लिए समर राज या उनका घर नहीं जिम्मेदार है, इसके लिए इस प्रचार तंत्र की पूरी मशीनरी पर सरेंडर करके बैठा हुआ विपक्ष जिम्मेदार है। अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के घर के लोग भाजपा और आरएसएस के प्रो हो जा रहे होंगे तो फिर भी ये सोचना पड़ेगा कि हम काउंटर प्रोपेगेंडा नहीं दे रहे। वैसे तो हम लोग अगर मीडिया पत्रकार के तौर पर हमारी इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए, हमें बीजेपी आरएसएस से अगर वैचारिक असहमति भी है तब भी हमारी वो चिंता नहीं होनी चाहिए, मगर चिंता इस बात का है कि टीवी और अखबार एक तरफा वो कर रहे हैं। समर को सुन के समझ गए होंगे कि चैनल क्यों बंद किया गया है। हाँ, वो बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए। इनकी बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि चैनल बंद क्यों। जब इस लहजे में इस तरीके से ये बात बोलेंगे और सरकार की बखिया उधेड़ेंगे तो चैनल पर तो नींद उड़ जाएगी उन लोगों की। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। आप लगातार इनिशिएट करते हुए पिछले कई सालों से यूट्यूबर्स मीट करवा रहे हैं और सुमित की ये कोशिश अब इतनी रंग ला चुकी है कि बहुजन मीडिया के लोगों को एक बात तो पता चल गई है कि साल भर में एक बार दिल्ली इकट्ठा होना होता है और अपनी बातों को मजबूती से रखना होता है। उसी में एक बार मैं एंकरिंग की क्लास चल रही थी तो मैं उसमें बता रहा था, तो उसका कोट इसलिए कर रहा हूं कि जरूरी क्यों है। तो हम कंटेंट क्रिएशन में मैं बेसिक बात बता रहा था, इंट्रो की 2 लाइनें बोला कि एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जिसमें उतनी समय गुजरात का एक मामला आया था, आप जानते हैं कि वहाँ पर कैसे एक मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार करने के वाले तमाम आरोपियों को क्या दोषियों को छोड़ दिया गया था। तो हमने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, बलात्कारियों को भी छोड़ दिया जा रहा है। दूसरी बात वहीं कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में होती है कि एक तरफ राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बात कर रहे हैं लेकिन बघेल छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बस्तियां उजाड़ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी दलितों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गहलोत के यहाँ सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, ये कैसी राजनीति है कि जहां पर दलित सिर्फ नारे में है। ये दोनों बात हमने वहां पर जब की थी, आप देखिए वहां सिर्फ ये बात नहीं कि समर ने कह दी, वहां पर 100-125 कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हुए थे, इस बात को उतना ही खुल के अप्रिसिएट कर रहे हैं। और अपनी लाइन में आप देखिए आज बहुजन मीडिया इस देश में है कि जो बिना पार्टी देखे समाज पर हो रही एट्रोसिटी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब अगर जो हमारी पिछली बात थी, ये बात मैंने इसलिए कोट की कि अगर किसी को लग रहा है कि किसी दल के खिलाफ हम प्रोपेगेंडा चला रहे हैं तो पहली बात, केंद्र की सरकार में वो हैं, हिंदी भाषी लगभग सभी राज्यों में वही हैं, तो हम सवाल क्यों नहीं करेंगे। हम सवाल उनसे भी करते हैं जो विपक्ष में हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दें, बैलेंस करने की हम बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपसे एडिशनली विचारधारा का भी विरोध है और वो विरोध हमारे कंटेंट में झलक। हाँ, हमें तमाम विपक्षी दलों से अलग अलग नीतियों पर विरोध हो सकता है, लेकिन यहाँ तो क्लियर कट विचारधारा से कि किसी नस्ल को मिटाने का तो हम समर्थन नहीं कर सकते, किसी को जाति के आधार पर बहुत दूर और वंचित रखने का तो हम बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकते। समझ, ये इतना वैचारिक हम लोगों ने स्टैंड भी लिए, फैसले लिए, करियर छोड़े, कहीं अच्छी नौकरी थी वो सब छोड़ी। एक एग्जांपल मेरे सामने बैठे हुए हैं हम सब की कहानियां ऐसी हैं। मेरे तमाम मित्र जो अभी यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो सब अपने करियर छोड़ के और तमाम संसाधनों के उनके पास तो वो हैं भी नहीं, फिर उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत दिन रात करते हैं, उसके बाद अचानक से चैनल बंद कर दें, बड़ा निराशा होती है ये सब देख के। क्या किया जाए इसमें? देखिए, करना एक ये है कि मुस्कुराते रहना है। अच्छा उन्हें तो बिल्कुल एहसास नहीं होने देना है कि आप कमज़ोर हैं, वो आपस में शेयर कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि कंटेंट में बहुत ताकत होती है और सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है और अलग अलग ऑनरशिप के साथ बहुत ही ज़्यादा प्लेटफॉर्म हैं। ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब हैं और ढेर सारे हैं जिन पर काम किया जा सकता है। दूसरी बात है कि कम्युनिटी कनेक्ट बहुत ज़रूरी है इस दौर में। अगर आप वंचित समुदाय से आते हैं तो वहाँ पर कनेक्ट रहिए, अगर आप अपर कास्ट तबके से आते हैं तो उसमें भी प्रोग्रेसिव लोगों को ढूंढिए। ये कितनी विडंबना है कि इस देश में जो सबसे अगुआ समाज है उसके बीच प्रोग्रेसिव लोग ढूंढने पड़ते हैं। सोचिए, जिनको प्रोग्रेसिव का टैग लिए चला करते थे, एक बंगाली ब्राह्मण ही इस देश में प्रोग्रेसिव और लिबरल कहा जाता था, आज ये सच में विडंबना है और बहुत सारे अपर कास्ट के लोग परेशान हैं कि हम अपने समाज में 100 प्रोग्रेसिव लोग ढूंढ सकते हैं क्या। तो ये उनके लिए भी चैलेंज है ना। तो ये करना है तो अपने कम्युनिटी कनेक्ट, इससे ये हो जाता है कि आपके साथ खड़े होने वाले लोग होते हैं आपके पास। दूसरा कि कानून का तो हमेशा आपको भरोसा करना पड़ेगा। सबसे बुरे दौर में इस समाज के सबसे वंचित तबके ने किस पे भरोसा किया? संविधान पर, कानून पर। तो उसी पर भरोसा करके हमें जाना होगा, अदालतों में जाना होगा। जरूरी नहीं कि हर बार फैसला आपके पक्ष में हो, लेकिन जरूरी है कि
संदेश चला जाए कि आपको प्रोसेस पता है कि उससे काम करना है। अब इन सब के बीच में कंटेंट क्रिएशन में थोड़ी सी चालाकी की जा सकती है। कंटेंट क्रिएशन में चालाकी ये की जा सकती है कि जो भी चीज़ आप स्पेसिफिक कहना चाह रहे हैं, पहले उसको एक वेग इंट्रो में दें, जिससे एक आइडिया लगे कि हाँ ये बड़े पर्सपेक्टिव में बात करना चाहते हैं, जैसे जातिवाद पर बात करना चाहते हैं, सांप्रदायिकता पर बात करना चाहते हैं। अच्छा। तो उस पर करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि बड़े डिबेट में आएंगे तो उसको आइडेंटिफाई करके टारगेट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा तरीका होता है कंपेरेटिव डिग्री बोलने का, जिसमें आप बातचीत कर सकते हैं। कंपेरेटिव डिग्री ये होता है कि जैसे आप कहें कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, तो ये तो एक तरफा बाइनरी हो गई। लेकिन उसे दूसरे तरीके से आप कहिए कि जैसे नरेंद्र मोदी जो देश के विश्वविद्यालयों की या तो फंडिंग रोक दे रहे हैं, या तो कम कर दे रहे हैं सुविधाएं, या तो उनको बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको विकास पुरुष बताया जा रहा है, उन्हें विश्व गुरु बताया जा रहा है। लेकिन लालू यादव, राबड़ी यादव जो 6 विश्वविद्यालय बनाते हैं, उन्हें जाहिल, भैंस चराने वाला, चारा चोर और ये सब कह के डिमीन किया जाता है। तो यहाँ एक पर्सपेक्टिव बनता है। दूसरे तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि 4-5% का विकास दर लेकर के अपराध में नंबर 1 हो करके उत्तर प्रदेश को अगर योगी का शासन रामराज्य बताया जा रहा है, तो फिर 7-8% विकास दर के साथ सभी तबके के साथ न्याय करके और शानदार सड़कें बनाने के बाद, शानदार स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, विश्वविद्यालय बनाने के बाद मायावती के शासनकाल को क्यों जातिवादियों का शासनकाल कहा जाता है? तो जब आप कंपेरेटिव डिग्री रखते हैं ना, तो आप मायावती और योगी आदित्यनाथ को रख देंगे तो आपको नहीं दिखाना है बौना कौन लगेगा, आप जान जाएंगे खुद। जब आप कामों की डिग्री लेंगे, मनमोहन सिंह के काम की मैं बात कर रहा हूं, काम और मोदी के काम आप सामने रख देंगे तो उसमें बौना कौन लगेगा अपने साथ दिख जाएगा। तो आपको बात कहने के लिए कई बार कंपेरेटिव डिग्री में जाना होता है, कई बार आपको एक इन जनरल पर्सपेक्टिव में बात कहनी पड़ती है। ये कंटेंट की चालाकी है जिसे हमें अपनाना है, क्योंकि जब मंचों पर साथ नहीं दिया जा रहा था, जब लिंचिंग हो रही थी सदन के अंदर, तब बाबा साहब ने क्या तरीका अपनाया, किताबें लिखी, लेख लिखे, और उन्हें पता था कि कई बार आपको डायरेक्ट वो नहीं कहना है तो वो 2-4 साल बाद, 2-4-100 साल बाद भी हो सकता है, लेकिन वही देश समाज के डिबेट का हिस्सा बनेंगे। डिबेट का हिस्सा बनेंगे। तो ये बातचीत काफ़ी सार्थक रही और मुझे उम्मीद है कि आपको भी एक समझ बनाने में आसानी हुई होगी। जो साथी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, कम्युनिटी जर्नलिस्ट हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक तो अपने कंटेंट में थोड़ा सा क्लैरिटी रखें, कोई भी दावा ऐसा ना करें जिसको आप साबित ना कर सके। अपने फैक्ट्स को हमेशा क्लियर रखना चाहिए, तथ्यों को एकदम पड़ताल करके रखिए। कोई भी फेक न्यूज़ का लेबल लगा के आपके चैनल को आपको परेशान कर सकता है। किसी के बारे में, धार्मिक बारे में कोई बात करनी है तो हमेशा किसी को कोट कीजिए, अपने मन से कुछ मत बोलिए, अपने आप को लीगल सिक्योर कीजिए, अपने आप को लीगल एंटिटी बना के रखिए, अपने आप को, मुझे लगता है कि सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी अपनी एक मौजूदगी बना के रखिए। बिल्कुल, वहाँ होना आपका कम से कम जरूरी दूसरी है। जगह हम लोग आज बोलता है हिंदुस्तान के साथ, मतलब अगर सब खड़े हैं और लाखों ट्वीट हो जा रहे हैं, तो ये वजह है कि, और आप जानते हैं ट्विटर पे भले बहुत कम संख्या में यूजर हों, लेकिन देश दुनिया की सारी Opinion तो बना रहा अथॉरिटी है। और डिसीजन मेकर्स वहीं पर होते हैं। तो ये फर्क होता है। मैं एडिशनल एक बात जोड़ने के लिए आपको इंटरप्ट किया कि जैसे हम लोग आपको हिदायत दे रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स को, खासकर वंचित बहुजन समाज के या फिर जो प्रोग्रेसिव लिबरल लाइन के सवर्ण तबके के लोग हैं उनको, उसी तरह से सरकार से भी हम एक रिक्वेस्ट और हिदायत ही दे रहे हैं। रिक्वेस्ट क्या करेंगे कि देखिए, आप बिना मतलब का छेड़खानी कम से कम कंटेंट क्रिएटर के साथ, उनके साथ मत करिए जो पत्रकारिता की लाइन जानते हैं, बहुत फ़ायदे में रहेंगे इग्नोर करके। अगर उन्हें बार बार छेड़ते रहेंगे तो इस देश में बहुजन समाज के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जब आप उनके बात विचार, उनके बोलने पर टारगेट करने लगे हैं, तो हो सकता है आप लीड में, हो सकता है 404, 411 का सपना देख रहे हों, वो 200 के नीचे चला जाएगा। अभी का नहीं कह रहा हूँ, और हमारा काम चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन अगर किसी सोसाइटी, किसी समाज की आवाज़ पर आप टारगेट करने लगेंगे तब गलती कर देंगे। पार्टियों तक खेलिए, वहीं तक फायदे में रहेंगे। और हम लोग वॉइसलेस नहीं है, हाँ, वॉइसलेस तो नहीं ही है, हमारी अपनी आवाज़ है, और बड़ी उस मजबूती से उस आवाज़ को उठाने का काम हम लोग करेंगे। ये जो दिक्कतें हैं ये हम सब के साथ आ सकती हैं, कभी भी किसी के भी चैनल पर ये हमला हो सकता है। इसलिए एक सोलिडारिटी की भी ज़रूरत है कि तमाम अपने जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो कम्युनिटी जर्नलिस्ट हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोग हैं, वो आपस में मिलजुल के रहें। और जैसा हमने रिस्पॉन्स देखा कि ट्विटर पर एक पूरा कैंपेन जो है बोलता हिंदुस्तान के लिए चलाया गया, उस तरह की सोलिडारिटी सब के लिए होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया समर, वक्त देने के लिए। निश्चित तौर पर ये वक्त आपकी और आपकी टीम के लिए मुश्किल है, लेकिन जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है वही हमारे सबको, दर्शकों को, हमको हिम्मत देने के लिए काफ़ी है। तो बहुत बहुत आभार आने के लिए।
आपका इस पर बातचीत पर क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है? सरकार की तरफ से मीडिया पर, जनवादी मीडिया पर, कम्युनिटी मीडिया पर हो रहे इस हमले को आप कैसे देखते हैं, उस पर भी आप अपनी राय ज़रूर जाहिर करें। साथ ही कम्युनिटी मीडिया का, जनवादी मीडिया का साथ भी ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।